अब आते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्ट फीचर की बात करते हैं हम। फर्स्ट फीचर है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। क्या कहता है ये फीचर कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है और साथ ही साथ वो एक साइंस भी है। इसका क्या मतलब है, इसे समझते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं अकाउंटिंग का एक आर्ट है तो क्यों आर्ट है वो? इट इज एन आर्ट बिकॉज we will be recording, classifying, summarizing, and interpreting the results of business in an specialized manner, or you can say unique manner। एक खास तरीके से हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, उसे क्लासिफाई करने वाले हैं, समराइज करने वाले हैं और एट द एंड इंटरप्रेट करने वाले हैं। रिजल्ट क्या हुआ, एक स्पेशल तरीका लगाने वाले हैं। ठीक है ना। फॉर्मेट्स होंगे हमारे, ठीक है ना, अलग फॉर्मेट्स बनाएंगे हम जिसमें हम उनका रिकॉर्डिंग करेंगे। वो फॉर्मेट्स के कारण, इस स्पेशलाइज तरीके के कारण अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं? इट इज एन आर्ट। ओके, नाउ व्हाई इट इज साइंस? साइंस क्यों है? देखिए, साइंस इसलिए है बिकॉज अकाउंटिंग is based upon certain specific principles। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिनके बेस के ऊपर बेस्ड है हमारी अकाउंटिंग। ठीक है, उन प्रिंसिपल्स की आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, फर्दर चैप्टर्स में, कि वो कौन से प्रिंसिपल जिस पर अकाउंटिंग बेस्ड है। ठीक है, जिसके कारण आपको लगेगा ये लॉजिकल वे है, ठीक है, सही तरीका है। तो दैट इज व्हाई अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और उसी के साथ साइंस भी है। और आप इसे बढ़ाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फीचर है, पहली फीचर है अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग आर्ट्स भी है और साइंस भी है। आर्ट्स क्यों कहा हमने? क्योंकि यहां पर हम स्पेशलाइज्ड तरीके से स्पेशलाइज्ड टेक्निक लगाएंगे, स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट्स बनाएंगे, जिसकी मदद से हम यहां पर रिकॉर्डिंग भी करेंगे, क्लासिफाइंग भी करेंगे, समराइजिंग भी करेंगे एंड इंटरप्रिटेशन भी करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। इसे आप लिख लीजिए, देन आई मूव टू द सेकंड वन। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, इसे लिख लीजिए,
नाउ वी स्टार्ट विद द सेकंड ट्रांजैक्शन कैरेक्टरिस्टिक और फीचर. Record only financial transactions. ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है मेरी कि हम यहां पर क्या कर सकते हैं, केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन्हीं को लिख सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है सुनिए. देखिए, दो चीजें हैं हमारे पास, फाइनेंशियल और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल. एक तो ये चीज है, दूसरा आप इसे समझिए, ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स. ठीक है, इन चीजों को समझ लेते हैं. फाइनेंशियल जैसे मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. जिसको आर्थिक रूप से, मॉनेटरी रूप से नापा जा सकता है, जो मेजर किया जा सकता है, उसे तो हम कहते हैं फाइनेंशियल. और जिसे नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी मेजर्ड, और जिसे मेजर नहीं कर सकते उसे हम क्या कह रहे हैं, वो है नॉन फाइनेंशियल. अब एक चीज और है हमारे पास, इन दोनों को हमने समझा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल क्या है. अब आते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन और इवेंट्स पर. देखिए, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स में क्या अंतर है. ट्रांजैक्शंस क्या है, जो आप ट्रांजैक्ट करते हैं, जैसे आपने सेल किया, आपने परचेज किया, आपने सैलरी पे की, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शंस हैं. आपके बिजनेस में होने वाली ये सभी ट्रांजैक्शंस हैं. इवेंट्स क्या है, लॉस बाय फायर. ये एक इवेंट है, हमें नुकसान हुआ कुछ आग लगने से, ठीक है ना, कोई नुकसान हुआ. क्या क्या लॉस हो सकते हैं, जैसे स्टॉक का लॉस हो गया, हमारा जो सामान था हमारे गोडाउन में, हमारी शॉप में, वो जल गया. सो लॉस बाय फायर में स्टॉक का लॉस हो गया. ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हुई, उसके कारण हो सकता है सामान अब चोरी में, और यहां पर भी हो सकता था कैश कुछ रखा था दुकान में, वो भी नष्ट हो गया. यहां पर स्टॉक, फर्नीचर भी हो सकता था आपका. ठीक है ना, ऐसे ही यहां पर चोरी के कारण आपका कैश, जो चोर आए और आपका नगद ले गए व्यापार से, या आपका स्टॉक उठा कर ले गए, आपका फर्नीचर उठा कर ले गए, ये सब क्या है, लॉस बाय थेफ्ट में हो सकता है ऐसा. अच्छा, इसके बाद स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, डिस्प्यूट बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉय. ठीक है, देखिए, तो मैंने ये इवेंट्स लिखे, ये सब क्या है, घटनाएं हैं. अब समस्या क्या आती है, इसमें से ये जो नीचे वाली दो घटनाएं हैं, ये नीचे वाले जो दो इवेंट हैं और ये दो इवेंट, देखिए इनमें डिफरेंस है. ये जो ऊपर वाले इवेंट है ना, ये दो, ये कैसे इवेंट है, ये है फाइनेंशियल इवेंट. क्यों, क्योंकि मेरा कितना नुकसान हुआ आग लगने से,
चोरी होने से, ये मैं मेजर कर सकता हूं, ये इसका मैं पता लगा सकता हूं फाइनेंशियल टर्म्स में, पैसे के रूप में मुझे पता लग सकता है। बट ये स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, जाहिर सी बात है अगर एक बिजनेस में, एक व्यापार में एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी तो नुकसान होने वाला है, कोई दो राय नहीं है इसमें। बट कितने का नुकसान हुआ ये पता लगाना पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसे फाइनेंशियल रूप में पता लगाना मुश्किल है। ऐसे ही झगड़ा है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में, उनके बीच में झगड़ा हुआ, इसके कारण व्यापार को कुछ हानि हुई, कुछ नुकसान हुआ, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। ठीक है ना, कि कितना इन दोनों के झगड़े के कारण नुकसान हो गया हमारा, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यही बात है। तो हम बात करें अगर ट्रांजैक्शंस की, तो हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे सभी फाइनेंशियल होंगे। ठीक है, और बात करें इवेंट्स की, तो कुछ इवेंट्स ऐसे हैं हमारे जो कि फाइनेंशियल हैं, और कुछ इवेंट्स ऐसे हैं हमारे जो कि नॉन फाइनेंशियल हैं। अब जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम केवल उन इवेंट्स को, उन ट्रांजैक्शंस को ही हमारे यहां पर लिख सकते हैं जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। जो चीजें फाइनेंशियल कैरेक्टर की नहीं है उन्हें हम अकाउंट्स में लिख ही नहीं सकते। कैसे लिखेंगे, समस्याएं आएंगी आगे चलकर और मैं समझाऊंगा। अभी आप इतना समझें फिलहाल कि हमारे यहां पर केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को ही लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब भी क्या है। ट्रांजैक्शन को तो मैंने एक ही पार्ट में रखा, इवेंट को मैंने दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है, इवेंट को मैंने दो पार्ट में बांटा, एक बांटा फाइनेंशियल में, दूसरा नॉन फाइनेंशियल में, और जिसमें मैंने कहा कि हम यहां पर केवल फाइनेंशियल ही लिख सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर पर आते हैं। इसे आप लिख लीजिए लिखना चाहें तो, देन विल मूव नेक्स्ट। मैं हट जाता हूं। ये भी आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट फीचर है, इसका थर्ड नंबर हो गया शायद, थर्ड, रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये हमारे पिछले फीचर से रिलेटेड है, थोड़ा इसमें कुछ एक्सटेंशंस भी हैं तो समझते हैं। रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है समझते हैं। देखिए, रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है कि अकाउंटिंग में हम जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं, उन्हें किस रूप में रिकॉर्ड करेंगे, उन्हें पैसे के रूप में, मनी के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके कारण है, अभी हम समझते हैं क्यों पैसे के रूप में ही लिखे हैं उसे। नॉर्मल बात है, ठीक है। देखिए, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश है, 5 ट्रक हैं, 3 मशीन है, फर्नीचर सोफा सेट है हमारे पास 4, ठीक है, चेयर्स हैं 20, ये मेरे बिजनेस में मेरे पास एसेट्स हैं, ये मेरे बिजनेस में मेरे पास सामान है।
अब इसका कंक्लूजन निकालना, इससे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकल सकती। यूजफुल इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको बताई, ये आपको इतनी काम नहीं आएगी। ठीक है, इसे मैं समझाता हूं आगे, एक बार आप लिखकर समझाते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, अगर हम बात करें, हम कहते हैं ओनली those transactions and events will be recorded which can be measured in terms of money। हमने ये बात कही। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला, मेरे पास कैश है रुपए 10,000 रुपए का कैश है हमारे पास। मेरे पास 3 मशीन है, 3 मशीन हो गई मेरे पास। तीसरी आइटम क्या है, मेरे पास 2 ट्रक हैं, सामान लाने ले जाने के लिए मेरे पास 2 ट्रक हैं। मेरे पास 20 चेयर्स हैं। अगर मैं अपने बिजनेस में इस तरीके से लिखूंगा चीजों को, तो बड़ी समस्या होने वाली है। इससे मुझे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं पता लग पाएगी। तो सही तरीका क्या है, जो ये तरीका है, ये वाला तरीका, ये गलत है। ठीक है, सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है। देखिए, मुझे ऐसा लिखना चाहिए, मेरे पास कैश है नंबर 1, दूसरा क्या था, मशीन थी, तीसरा यहीं से लिख रहे हैं हम, ट्रक है, और फोर्थ हम लिख रहे हैं हमारे पास चेयर्स हैं। तो अगर इनकी पैसे के रूप में वैल्यू लिख दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे हमने कहा, कैश तो हमारे पास पैसे के रूप में ही लिखा हुआ था पहले भी, 10,000। मशीन हमने कही, हमारे पास 1.5 लाख की मशीनें हैं, कुल टोटल 1.5 लाख की मशीनें हैं। हमारे पास ट्रक थे 2 जिनकी कीमत है 70,000 रुपए, मान लीजिए 70,000 इनकी कीमत है। और हमारे पास चेयर थी 20 जिनकी कीमत मान लीजिए, ले लेते हैं 10,000 रुपए ले लेते हैं। 20 चेयर्स हैं हमारे पास, उनकी कीमत 10,000 है। अब इस इंफॉर्मेशन से मुझे कुछ कंक्लूजन निकलता है, मैं इसे आगे कहीं यूज कर सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि मेरी संपत्ति कितनी है, मेरी टोटल एसेट्स क्या है, इतनी है। ये मैंने बताया 20 चेयर्स हैं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब ये 20 चेयर हो सकता है ना, एक चेयर 1 लाख रुपए वाली हो, या एक चेयर हो सकता है 250 रुपए वाली हो। तो जब तक मनी वर्थ में नहीं निकल रहा कुछ भी, तो कोई फायदा नहीं है। तो हम कैसे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को लिखेंगे, पैसे के रूप में, कितने रुपए की उसकी कीमत है, कितनी उसकी लागत है, कितना उस पर खर्चा हुआ है, इस रूप में हम यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन लिखने का तरीका सही है। ठीक है, इसको आप आगे यूज कर सकते हैं, इससे और एनालिसिस कर सकते हैं, और आपको कोई रिसर्च करना है इसके ऊपर, कुछ कंक्लूजन निकालना है कि कौन सा बिजनेस अच्छा है या बुरा है। मैं भी कह दूं मेरे पास भी 20 चेयर है, दूसरा बिजनेस कहता है मेरे पास भी 20 चेयर है। भाई, मेरी भी चेयर 250 रुपए वाली है और उसकी एक चेयर 10,000 रुपए वाली है, तो कैसे कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट है, जैसे गोल्ड में मेजर करते हैं लोग, ठीक है, हम मेजर कर रहे हैं, हमारे अकाउंटिंग में कैसे मेजर करते हैं हम लोग, रुपए के फॉर्म में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या होगा रिकॉर्डिंग का, इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, आगे चलते हैं, यहीं पर इस एग्जांपल को लिख लीजिए, लिखना हो वैसे नोट्स में अवेलेबल है ये। ठीक है,
आगे चले यहां से। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वहां पर रिकॉर्डिंग की बात आई थी और यहां भी अगेन रिकॉर्डिंग की बात आ रही है। तो रिकॉर्डिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हम जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो पैसे के रूप में नापे जा सकते हैं, उन्हें यहां लिखते हैं। तो उन्हें लिखा कहां जाता है वो समझिए। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट of all the transactions are recorded in journal। सबसे पहले हम अपनी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिखते हैं। जर्नल क्या है, आगे हमारे पास चैप्टर है पूरा जर्नल का, जहां पर हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। जर्नल में लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला, ये सबसे पहला स्टेप है आपकी। जैसे कोई ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले हम जर्नल में लिखते हैं। अब ये जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक है, इसमें आपने मालिक ने कितना पैसा दिया, पहली एंट्री हो गई मान लीजिए। फिर हमने उस पैसे से सामान खरीदा, फिर वो सामान खरीदा हुआ हमने बेचा। ये सारी ट्रांजैक्शन एक जगह आ रही है, ठीक है। अब कुछ लोग, कुछ बिजनेसेस जर्नल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या कहते हैं जर्नल को कुछ ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब क्या है, सुनिए। देखिए, जर्नल में मैंने कहा आपकी जर्नल में ट्रांजैक्शंस आती हैं, सेल से रिलेटेड भी, परचेज से रिलेटेड भी, कैश से रिलेटेड भी, क्रेडिट से रिलेटेड भी, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, और भी काफी चीजें आती हैं, ठीक है। ये एटसेट्रा बाहर तो नहीं जा रहा है कैमरा से? ठीक है। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस आती हैं। अब एक एग्जांपल लीजिए, ये बात की हमने एक छोटे बिजनेस की। मानिए, देखिए, ये क्या है, एक शॉप है, ऑनर यहीं बैठा है। ये ऑनर बैठा है दुकान में, ये अकेला ही सारे काम करता है। सेल भी यही कर रहा है, परचेज भी यही कर रहा है, उधार में बेच रहा है तो भी यही बेच रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है तो भी ये अकेले ही खरीद रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को एक जगह पर रिकॉर्ड कर सकता है। भाई, परचेज किया तो इसने उसी परचेज बुक में लिख लिया, सेल किया तो वहीं लिख लिया, फर्नीचर खरीदा तो वहीं लिखा, माल बेचा तो वहीं लिखा। तो यानी सारी चीजें ये एक ही बुक में कर सकता है, जिसका नाम वो दे देता है जर्नल। ये तो था एक छोटा बिजनेस। पर बात करें एक बड़े बिजनेस की, तो वहां क्या समस्या आती है? देखिए, वहां समस्या ये आती है, मानिए एक बड़ा बिजनेस है, ये क्या है, परचेज डिपार्टमेंट है उनका, परचेज डिपार्टमेंट है, ये इनका सेल्स डिपार्टमेंट है, और ये इनका कैश काउंटर है। मान लीजिए कैश काउंटर, ठीक है। अभी ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे, छोटे एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इनका कैश काउंटर है। तो यहां भी एक इंसान बैठा होगा, यहां पर भी एक इंसान बैठा होगा, ये इसका बन गया मुंडी। ये यहां पर भी एक इंसान बैठा होगा, ठीक है। अब बड़े बिजनेस में समस्या क्या आई? यहां पर तो दिक्कत नहीं आई,
सेल भी यही कर रहा है, परचेज भी यही कर रहा है, फर्नीचर भी यही खरीद रहा है, बेच भी रहा है, ठीक है ना, सारी चीजें अकेला ही कर रहा था। यहां पर दिक्कत क्या आ गई, हमने परचेज किया, कोई भी सामान परचेज किया, ठीक है, तो परचेज किया तो मैं एक लिखूंगा उसे कि मैंने परचेज किया, तो मैंने किताब में लिखा, जिसे मैंने क्या बोला, या अभी नाम नहीं लेते, मैंने परचेज किया, ठीक है। जैसे मैं परचेज कर रहा हूं, अचानक बीच में सेल्स डिपार्टमेंट से फोन आता है कि साहब वो आपका जो जर्नल है ना, जो बुक है जिसमें हम लिखते हैं, वो जल्दी से भेजो, मुझे एक माल बेचना है ग्राहक को, ठीक है, ये भेजता है। इसी बीच में यहां से व्यक्ति जा रहा है, यहां पर वो लेजर कहा, जर्नल देने के लिए। जर्नल क्या है, जहां पर हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसे लिखा जाता है। ये जा ही रहा था परचेज डिपार्टमेंट वाला सेल्स डिपार्टमेंट वाले के पास, वो जर्नल की किताब लेकर, ठीक है, जर्नल की किताब ले लेते हैं, ये लीजिए, ये आपकी किताब हुई, ठीक है, ये किताब लेकर जा रहा है वो। अभी जा ही रहा था, बीच में अचानक फोन आ जाता है कैश काउंटर से। कैश काउंटर कहता है भैया रुको, कहाँ हो, मुझे वो किताब चाहिए, अपना जर्नल, कहाँ है वो कहता है वो तो मैं जा रहा हूं, मैं परचेज डिपार्टमेंट वाला हूं, मैं जा रहा हूं सेल्स डिपार्टमेंट को देना। कहता रुको रुको, इधर आओ, कोई ग्राहक आया है, वो पैसे देने आया है, मुझे पैसे लिखने हैं उसमें। तो ये समस्या है, यानी काम किसी का नहीं हो पा रहा, तो करें क्या, सॉल्यूशन क्या है इसका, ऐसा ना कर लें, ये जो मेरा जर्नल था, ये जो मेरा जर्नल है, इसको ऐसा ना कर दिया जाए कि इस जर्नल को, ये जो मेरा जर्नल है, इसके पार्ट्स कर दिए जाएं, हिस्से बना दिए जाए। कितने हिस्से बनाए वो डिपेंड करता है किस बिजनेस को कितनी रिक्वायरमेंट है, जैसी उसकी जरूरत है उसके हिसाब से वो उसके हिस्से बना सकता है, ठीक है। तो सपोज ये हमारा जर्नल है, इस जर्नल को मैं कहता हूं देखो भाई परचेज डिपार्टमेंट वाले भैया, आप इसका इतना हिस्सा अपने पास रख लो, आप कैश डिपार्टमेंट वाले आप इतना हिस्सा अपने पास रख लो, ये सेल्स वाला रख लेगा, ये कोई और हो गया, मानो उधार में बेचने वाला, वो ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जरूरत के हिसाब से मैंने क्या कहा, जर्नल को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया। कारण क्या था, क्योंकि बड़ा बिजनेस था, एक साथ एक समय पर काफी लोगों को ट्रांजैक्शंस लिखनी होती थी, ठीक है, इसीलिए हमने जर्नल को बांट दिया। तो वही एग्जांपल, और आगे चलते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, हम परचेज डिपार्टमेंट वाला अपने पास एक बुक रख लेगा, इसका नाम क्या होगा, परचेज बुक, ठीक है, नाम अच्छा लगा। ये हम दूसरे एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो यहां परचेज बुक। कैश काउंटर वाला क्या रख लेगा, एक बुक रखेगा जिसका नाम क्या होगा, कैश बुक। ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट वाले के पास भी जर्नल का एक छोटा सा हिस्सा दे देंगे, उसे कह देंगे ये है सेल्स बुक, ठीक है। ऐसे ही और भी एरिया होंगे तो अपने हिसाब से कन्वीनियंस से बढ़ा सकते हैं इसको। तो ये बड़ा बिजनेस था, ठीक है, छोटे बिजनेस में ऐसी समस्या ही नहीं थी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, अब आगे आते हैं इस एग्जांपल से हम। इसे आपको लिखना हो ड्रॉ करना हो तो कर लीजिए, वैसे आसान बात है, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सारी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, तो जर्नल में रिकॉर्ड होती है, बट आगे क्या लिख लेते हैं, बट इन केस ऑफ लार्ज बिजनेस journal is subdivided in different books named as, जिनका नाम क्या बोलते हैं हम, अब इन बुक्स को बोलते क्या है, जो हमने जर्नल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, इसको बोलते क्या है, नेम्ड एज
सबसिडियरी, सबसिडियरी बुक्स बोलते हैं, ठीक है ना। फिर भी इस कॉन्सेप्ट पर भी मेरे पास आगे एक चैप्टर है पूरा का पूरा, जैसे मैंने कहा जर्नल पर चैप्टर है, ऐसे सबसिडियरी बुक्स पर भी चैप्टर है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, ये चीजें आगे हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसिडियरी बुक्स में मैं एग्जांपल लिख दूं, जैसे क्या क्या होगा, कैश बुक होगी, सेल्स बुक हो जाएगी, परचेज बुक होगी, एटसेट्रा। अभी मैं सारे नाम नहीं बता रहा हूं इसमें आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर में डिस्कशन करना है इसके बारे में, तो वहां बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हुआ। तो हमने क्या कहा, हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, या फिर अगर बड़ा बिजनेस है तो वो किस में रिकॉर्ड करेगा, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। तो ये इस फीचर की बात थी, ठीक है ना, कि हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। उसके बाद हम अगले कैरेक्टरिस्टिक, अगले फीचर पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट मेरा फीचर है, उसे लिखते हैं, पहले इसे लिख लीजिए आप। वैसे नोट्स में अवेलेबल है ये चीज, अगेन किसी के पास कोई परेशानी आती है आपको, तो मैंने आपको कहा था यू कैन मेल मी टू, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, srcc online videos @gmail.com, और व्हाट्सएप कर सकते हैं 9261007777। इसके आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट फीचर पर चलेंगे, इसे आप लिख लीजिए, ओके।